हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 6 मई का डीडी न्यूज। बीजेपी की जीत के बाद वेस्ट बंगाल में वायलेंस, कोलकाता में टीएमसी का पार्टी ऑफिस बुलडोजर से गिराया। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर आईईडी ब्लास्ट, डीजीपी ने कहा पाकिस्तान का हाथ। बीजिंग पहुंचे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, नेक्स्ट वीक है डोनाल्ड ट्रंप का चाइना टूर। आईपीएल का प्ले ऑफ शेड्यूल रिलीज, अहमदाबाद में होगा फाइनल। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के बाद वॉयलेंस शुरू हो गया है। कोलकाता के न्यू मार्केट में भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। भीड़ ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। टीएमसी ने इसका एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, बीजेपी का परिवर्तन यानी चेंज आ चुका है और वो बुलडोजर लेकर आया है। स्टेट में लास्ट 24 आवर्स में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों का मर्डर हो चुका है। इनमें बीजेपी और टीएमसी के दो वर्कर्स हैं। नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के संदेश खाली में कल रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस पर अटैक भी हुआ। मिस्क्रिएंट्स ने फायरिंग की, जिसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर कहा है कि जब एक अच्छी गवर्नमेंट पावर में होती है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर विश्वास जताया। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। मैं वहां के विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर कल रात ब्लास्ट हुआ। कहा जा रहा है कि इसमें आईडी यूज किया गया है। ऑल्दो इस ब्लास्ट में किसी को चोट नहीं लगी। इस ब्लास्ट का एक वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं अमृतसर में आर्मी कैंप के अंदर भी ग्रेनेड अटैक की कोशिश की गई, लेकिन वो दीवार से टकराकर फट गया था। डीजीपी गौरव यादव ने माना कि जालंधर और अमृतसर में आईडी ब्लास्ट हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जालंधर में हो सकता है कि टाइमर या फिर रिमोट से ब्लास्ट किया गया हो। इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ हो सकता है। तो वहीं श्री आनंदपुर साहिब से शुक्राना यात्रा के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि ये ब्लास्ट बीजेपी के इलेक्शन की तैयारी है। बीजेपी छोटे मोटे ब्लास्ट करवाकर लोगों को डराकर वोट लेना चाहती है। ये बीजेपी का स्टाइल है। ब्लास्ट के बाद चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है। तो वहीं जालंधर ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पोस्ट शेयर कर ले ली है। इंडिया दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा स्पैम अफेक्टेड देश बन गया है। ट्रू कॉलर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया इस लिस्ट में टॉप पर है, जिसके बाद चिली, वियतनाम और ब्राजील हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 66% स्पैम कॉल्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 12% कॉल्स फ्रॉड या फिर स्कैम से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में एक हिस्टोरिकल फैसला सुनाया है, जो डॉक्टर्स के कानूनी वारिसों की जिम्मेदारी तय करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो भी उसके अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए कॉम्पनसेशन का दावा किया जा सकता है। ये दावा डॉक्टर्स के कानूनी वारिसों के खिलाफ किया जा सकेगा। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने कहा है कि कानूनी वारिस पर्सनल तौर पर लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्हें मृतक डॉक्टर की विल में मिली प्रॉपर्टी से मुआवजा देना पड़ सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पनिश किया जाए। नू में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें यूपी के 4 पुलिस वालों के साथ ही 5 लोगों की डेथ हो गई है। पुलिस वाले किडनैपिंग के एक केस में रेड डालने जा रहे थे। सभी पुलिस वाले यूपी के जालौन में पोस्टेड थे। वो स्कॉर्पियो से जा रहे थे कि तभी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गए। एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर वहां से भाग गया। ऑनलुकर्स ने बताया कि स्कॉर्पियो की स्पीड 120 से ज्यादा थी। मथुरा की एडिशनल एसपी श्वेता यादव मौके पर पहुंची। डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यांग वी ने बीजिंग में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से बातचीत की। चाइना की गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने इसके बारे में बताया। ऑल्दो क्या बातचीत हुई है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। इससे पहले ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया था कि अराक्ची वांग के साथ बायलैटरल रिलेशंस और रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर डिस्कशन करेंगे। अराक्ची का ये टूर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नेक्स्ट वीक चाइना टूर के पहले हो रहा है। ट्रंप चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर अटैक शुरू करने के बाद ट्रंप ने अपना चाइना टूर पोस्टपोन कर दिया था। रिपब्लिकन पार्टी ने विवेक रामास्वामी को ओहायो का गवर्नर बनने के लिए नॉमिनेट किया है। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर माने जाने वाले रामास्वामी रस्ट बेल्ट एरिया में इलेक्शन लड़ेंगे। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विवेक रामास्वामी ने कार डिजाइनर केसी पुच को हराकर जनरल इलेक्शंस में जगह बनाई है। रामास्वामी हेल्थ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं और वो 2024 में प्रेसिडेंट बनने के लिए ट्रंप के अगेंस्ट प्राइमरी में हार गए थे, लेकिन इससे उन्हें नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिली
और इसके बाद उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया था। हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स में अब स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर न्यूज रीडिंग कंपलसरी कर दी गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को इसे लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। हर स्कूल की लाइब्रेरी में कम से कम 1 हिंदी एंड 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर आना कंपलसरी होगा। इसका मोटिव स्टूडेंट्स का जीके, लैंग्वेज और क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाना है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के नॉकआउट स्टेज के वेन्यूज फाइनल कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक बार फिर ग्रैंड फिनाले होस्ट करेगा। वहीं क्वालिफायर और एलिमिनेटर मैच चेन्नई और मुंबई में होंगे, लेकिन इस पूरी लिस्ट में चिन्नस्वामी स्टेडियम यानी कि बेंगलुरु का नाम कहीं नहीं है। दरअसल बीसीसीआई इस बार हाई कैपेसिटी स्टेडियम्स और मॉडर्न फैसिलिटीज पर फोकस कर रहा है। अहमदाबाद में 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, जो कि रेवेन्यू के लिए मैसिव है। तो दूसरी तरफ बेंगलुरु के स्टेडियम का रेनोवेशन प्लान भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से इसे ओमिट किया गया है। पहलवान विनेश फोगाट को इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि आईटीए ने एक नोटिस जारी किया है। विनेश फोगाट ने 18 दिसंबर 2025 को एक आउट ऑफ कॉम्पिटिशन डोप टेस्ट मिस कर दिया था। विनेश ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है, जिसे आईटीए ने कंसीडर कर लिया है। रूल्स के अकॉर्डिंग ये डोपिंग वायलेशन नहीं है। ऑल्दो अगर एथलीट विद इन 12 मंथ्स 3 बार टेस्ट मिस करता है या फिर अपनी लोकेशंस के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता, तो उस पर 2 साल का बैन लग सकता है। टीम इंडिया ने आईसीसी T20 रैंकिंग में अपना दबदबा कायम रखा है। एनुअल रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत लगातार 5वें साल नंबर 1 पर है। 275 रेटिंग अंकों के साथ अब टॉप पर बरकरार है। इंग्लैंड 262 पॉइंट्स के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 258 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। रैंकिंग में टॉप 7 टीमों की पोजीशन में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड चौथे और पाकिस्तान छठे नंबर पर है। श्रीलंका 6 पॉइंट्स के नुकसान के साथ 9th पोजीशन पर खिसक गया है। भारतीय टीम की ये कंसिस्टेंसी वाकई काबिले तारीफ है। इंडियन रेलवेज ने अपने वर्क को स्मार्ट बनाने के लिए एआई और ब्लॉकचेन वाला स्मार्ट वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इसकी शुरुआत प्रयागराज से की गई है। ये सिस्टम अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन यूज करता है, जिससे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बिना इंटरनेट भी काम कर सकता है और ग्रुप फोटो के जरिए पूरी टीम को वेरीफाई भी कर लेता है। रेलवे के 7,300 स्टेशन और 18 जोन्स में पोस्टेड 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज के लिए ये टेक्निक काम करेगी। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज बढ़त है। 6 मई को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,51,000 रुपीज है, तो वहीं अब 1 kg सिल्वर 2,46,000 रुपीज में मिलेगा। बात अगर स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में आज बढ़त रही। निफ्टी 1.27 बढ़त के साथ 24,339 पर और सेंसेक्स 1.22% बढ़त के साथ 77,958 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में इंटरग्लोब, एवीआई, टीएमपीवी, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, एशियन पेंट्स और एसबीआई टॉप गेनर्स रहे। तो वहीं ओएनजीसी, रिलायंस, लार्सन, पावर ग्रिड कॉर्प और एनटीपीसी आज के टॉप लूजर्स हैं। आज 6 मई को पंडित मोतीलाल नेहरू का 165th बर्थडे है। 1861 में उनका जन्म आगरा में हुआ था। वो भारत के नामी वकील थे, जो बाद में देश की आजादी के सिपाही बन गए। इतिहास उन्हें सबसे ज्यादा नेहरू रिपोर्ट के लिए याद करता है। ईयर 1928 में उन्होंने एक ऐसा खाका तैयार किया जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बड़ी कोशिश माना जाता है। कहा जाता है कि वो जितने सख्त वकील थे, उतने ही दूरदर्शी नेता भी। उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। सिर्फ राजनीति ही नहीं, मोतीलाल जी ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को भी उन्हीं संस्कारों में ढाला, जिन्होंने आगे चलकर आजाद भारत की कमान संभाली। आज का बुक रिकमेंडेशन है डैनियल क्रॉस की लिखी एंजल डाउन। इस किताब ने 5 मई को फिक्शन कैटेगरी में पुलित्जर प्राइज भी जीता है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये लगभग 300 पन्नों का एक ही लंबा सेंटेंस है। राइटर डैनियल क्रॉस ने इसमें फुल स्टॉप्स का यूज नहीं किया। ये वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान की कहानी है और ये एक ऐसे सैनिक के स्ट्रगल को दिखाती है जो कि वॉर के बीच फंसा हुआ है। ये किताब जंग की उस भयानक सच्चाई के बारे में है, जहां पर इंसान अपनी यादों और वजूद को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो अगर आपको वॉर से जुड़ी नॉवेल या फिर कोई स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो ये किताब आपको जरूर पसंद आएगी। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।